पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी लॉ होता क्या है, कंपनी लॉ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेक्चर है। दोस्तों आज हम लोग का फर्स्ट डे है कंपनी लॉ का। हम लोग इसी तरह कंपनी लॉ का पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे। अगर आप सीयू के स्टूडेंट है या फिर आप ड्यू के स्टूडेंट है या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अगर आपके सिलेबस में कंपनी लॉ का ऐसा पार्ट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बताते हैं आपको कि इसके में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंपनी लॉ को पूरा लाइन से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंपनी लॉ का। दोस्तों सबसे पहले कंपनी लॉ पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कंपनी एक्ट को। ये कंपनी एक्ट में आया कब था, पास कब हुआ था, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कब मिला था और इसमें कितने सेक्शन होते हैं और कितने इसमें चैप्टर होते हैं और कितने शेड्यूल होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंपनी लॉ, जो कंपनी एक्ट है 2013, यानी 2013 में जो कंपनी एक्ट पास हुआ था वो लोकसभा में कब एक्सेप्ट हुआ था। तो लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को एक्सेप्ट हुआ था। जो कंपनी एक्ट है वो 2012 में यहाँ पर लोकसभा में एक्सेप्ट हुआ था, जो बिल बन के आया था। ठीक है, हर एक पहले बिल होता है फिर जाकर वो एक्ट बनता है। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज। हर एक्ट जो होता है वो पहले बिल होता है फिर जाके वो एक्ट बनता है। जब वो पास हो जाता है राज्यसभा से भी तब जाके वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जो लोकसभा में आपका एक्सेप्टेड हुआ था वो 18 दिसंबर 2012 को हुआ था। वही बात करें राज्यसभा की एक्सेप्टेंस की, तो यहाँ पर 8 अगस्त 2013 को राज्यसभा में एक्सेप्ट हो गया था कंपनी कंपनी एक्ट का जो बिल था। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इस पे कब आया, तो 29 अगस्त 2013, 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इस पे मिल गया और उसके बाद ये एक्ट बन गया कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, इस कंपनी एक्ट की बात करें तो इसमें 470 सेक्शन है। 470 सेक्शन में कुछ सेक्शन डिलीट हो चुके हैं, बीच में बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो नहीं है। ठीक है, लेकिन 470 ही हम लोग बोलते हैं क्योंकि उसको बीच में हम लोग को पढ़ना नहीं है, कुछ सेक्शन जो नहीं है। ठीक है, तो टोटल 470 सेक्शन हमारे पास है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे सेक्शन बीच में डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो 29 चैप्टर है। यहाँ पर आप अपने बुक से चैप्टर को मत मैच करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैरक्ट है कंपनी लॉ का उसमें भी अपना चैप्टर दिया हुआ है, ताकि हर हर सेक्शन को डिवाइड किया जा सके। ठीक है, तो हर सेक्शन को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। तो ये बैरक्ट का चैप्टर है, ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर नहीं है, तो उससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। दूसरा बात करते हैं शेड्यूल का, कितने शेड्यूल होते हैं, तो इसमें 7 शेड्यूल होते हैं। ठीक है, शेड्यूल क्या होते हैं, जो चीज सेक्शन में नहीं दिया रहता है उस शेड्यूल में दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलने के लिए हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग स्लाइड के साथ चलेंगे। देखिए आपके संग क्या कितना मस्त स्लाइड यहाँ पर उड़ता हुआ पेज निकल गया। ठीक है, तो कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग पीपीटी से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ कंपनी। ठीक है, मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी। कंपनी जो टर्म है, कंपनी वर्ड जो टर्म है, इसका मीनिंग क्या है। द टर्म कंपनी वाज ओरिजिनली ड्राइव फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड। जो कंपनी वर्ड है वो ड्राइव हुआ था 2 लैटिन वर्ड से। पहला क्या है कम और दूसरा क्या है पेनिस। कम और पेनिस, कम का मतलब होता है टुगेदर, पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। मतलब एक साथ बैठ के ब्रेड खाना, यही कंपनी है। जैसे कंपनी में क्या करते हैं, 100-200 लोग मिलकर क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, वही चीज बताया गया यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी क्या है दोस्तों, कंपनी का डेफिनेशन कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया गया है। हम क्लॉज क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको पता होगा। सब सेक्शन बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग क्या 99% लोग सब सेक्शन यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन हम सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लॉज। ठीक है, आप भी बोलिएगा क्लॉज। ठीक है, इसको सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन को हम लोग, डेफिनेशन में जितने भी सब सेक्शन की तरह सेक्शन रहता है उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 of the company act 2013, company means the company incorporated under this act or under the any previous company law। यहाँ पर this act का मतलब क्या है, दिस एक्ट का मतलब है कि कंपनी जब 2013 में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, या फिर पिछले कंपनी लॉ में। पिछला कंपनी लॉ कौन सा था, पिछला कंपनी लॉ था 1956 वाला, तो उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो अगर कोई कंपनी अगर 2030 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है या फिर 1956 के अंदर हुआ है, तो उसे हम कंपनी बोलेंगे, उसे हम कंपनी बोलेंगे। एक क्वेश्चन आता है क्या फॉरेन कंपनी भी कंपनी होता है, इसे हम लोग आगे आगे समझने वाले हैं कि फॉरेन कंपनी भी कंपनी होता है या नहीं होता है। ठीक है, जनरली नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर मीनिंग समझ में आ गया होगा कंपनी का, कंपनी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कंपनी का मीनिंग समझ चुके हैं। अब हम समझने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या होता है, ठीक है, तो इसको समझने वाले हैं। यहाँ पर इसको फीचर्स ऑफ कंपनी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चलेगा। ठीक है, फीचर्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी।
अब जब कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो उसको मिलता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? फिर इसको समझते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है यहाँ पर कि जैसे कि कंपनी के जो मेंबर होते हैं और जो कंपनी होती है, ये दोनों ही अलग अलग पर्सन होते हैं। दोनों ही अलग अलग पर्सन होते हैं। दोनों एक दूसरे से खुद का कंट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से खुद का कंट्रैक्ट कर सकते हैं। जो कंपनी का मेंबर है या जो कंपनी का ऑनर जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं, उसको बोलिएगा तो वो भी एक क्रिएटर बन सकता है कंपनी का, ठीक है? और अपने में दोनों कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? ये कंपनी क्या करता है? अपने नाम पे एसेट्स होल्ड कर सकता है। कंपनी के नाम पे केस हो सकता है। कंपनी खुद दूसरे के नाम पे भी केस कर सकता है, ठीक है? कंपनी खुद बोरो कर सकता है मनी। कंपनी खुद लेंड भी कर सकता है मनी। कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। कंपनी कंट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो आइए इस पर समझ लेते हैं एक बार। इट इज डिफरेंट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर हु कंस्टिट्यूट इट। कंपनी को जिसने बनाया है उससे कंपनी अलग हो जाती है। जब कभी भी कंपनी को आरओसी के पास इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और आरओसी अपने रजिस्टर में कंपनी का नाम लिख लेता है, उस दिन से ही कंपनी एक अपना नया जन्म लेता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जन्म लेता है, ना कि नेचुरल पर्सन के रूप में। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनसे। मेंबर ऑफ द कंपनी कैन बी अ क्रिएटर ऑफ द कंपनी साइमल्टेनियसली। यहाँ पर हम वही बात बोले थे कि जो मेंबर ऑफ द कंपनी होता है वो क्रिएटर भी हो सकता है, ठीक है? तो जो मेंबर है वो क्रिएटर भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी और मेंबर अलग अलग चीजें होती है एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है? और नीचे आपको बोले ही थे कि कंपनी कैन होल्ड एसेट्स एंड सू एंड टू बी सूड एंड कंपनी कैन बोरो लैंड फंड, ये सब आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग स्लाइड शो के साथ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड इसका फीचर्स है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, इसको भी हम बातें में आपको बता चुके हैं। आर्टिफिशियल का मतलब कि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको बनाया गया है, अपने हाथों से बनाया गया है, जन्म दिया गया है इसको। इसको हमारी इच्छा से जन्म दिया गया है, ठीक है? अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड डिजॉल्व ओनली बाय द लॉ। अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड डिजॉल्व ओनली बाय द लॉ। जो कंपनी होता है वो क्रिएट होता है लॉ के द्वारा और डिजॉल्व भी होता है लॉ के द्वारा, ठीक है? इट इज इंटेंजिबल, डज नॉट हैव द फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द नेचुरल पर्सन। इसके पास कोई नेचुरल पर्सन की तरह फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है। इसके पास कोई नेचुरल पर्सन की तरह फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है। हाउएवर इट एक्सरसाइज द सेम राइट आर एज एक्सरसाइज बाय द ह्यूमन राइट। बट ए जैसे इंसान राइट अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह कंपनी भी अपना राइट एक्सरसाइज कर सकती है। जैसे कि एक इंसान कंट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल होता है, उसी तरह कंपनी भी कंट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल है। कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। कंपनी भी लोन लेंड कर सकती है, लोन बोरो कर सकती है। तो ये सब काम जैसे आम इंसान करते हैं वैसे कंपनी भी कर सकती है। तो ये नेचुरल पर्सन तो नहीं है बट आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। लाइक अ नेचुरल पर्सन, कंपनी कैन एक्सरसाइज ऑल राइट एंड ड्यूटी विच आर लीगली इनफोर्स इन द कंट्री वेयर इट इज इनकॉर्पोरेटेड। और जितने भी ये स्टेप लेंगे, कंपनी जितने भी स्टेप लेगी, जितने भी कंट्रैक्ट एंटर करेगी, जितने भी लोन और बोरोइंग, जितने भी लेंड करेगी या फिर बोरो करेगी, ये सब क्या माना जाएगा? लीगल माना जाएगा। ये सब क्या माना जाएगा? इन्फोर्सिबल माना जाएगा, ठीक है? बट कंपनी कैन नॉट डू सर्टेन थिंग। क्या क्या कंपनी नहीं कर सकती है? शादी नहीं कर सकती है भाई, कंपनी शादी थोड़ी करेगी। ईटिंग, खा नहीं सकती है कंपनी। दौड़ नहीं सकती है कंपनी। ड्राइविंग नहीं कर सकती है कंपनी, विच इज नेचुरल पर्सन कैन डू, ठीक है? थोड़ा फनी पार्ट हो गया, ये सब जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है? तो दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। नेक्स्ट फीचर्स हमारा क्या है? देखिए स्लाइड कितना मस्त आ रहा है, ठीक है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सिंपल सा आपको बता दें, बिना पढ़े बता दे रहे हैं आपको परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो परपेचुअल सक्सेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि कंपनी कभी भी मर नहीं सकती है। कंपनी कभी भी मर नहीं सकती है। कंपनी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी जब तक उसे लॉ के द्वारा मार न दिया जाए, ठीक है? तो परपेचुअल सक्सेशन मींस द एग्जिस्टेंस फॉरएवर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 from the date of the incorporation mentioned in the certificate of incorporation. Every company has a perpetual succession. A company is an artificial person created by the law. Thereafter, it can be dissolved or winding up by the law. In the other word, member may come and go, but company can go forever. यहाँ पर बोला किया जा रहा है कि जितने भी मेंबर हैं वो आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी बंद नहीं होने वाली है। कंपनी हमेशा के लिए चलती रहेगी। कंपनी तभी बंद हो सकती है जब लॉ का प्रोसेस अपनाया जाएगा, वाइंडिंग अप का प्रोसेस अपनाया जाएगा। विदाउट द प्रोसेस ऑफ द लॉ कंपनी कैन नॉट बी डिजॉल्व, ठीक है? तो कंपनी डिजॉल्व नहीं हो सकती है बिना लॉ की, ठीक है? तो एज पर द लॉ ही कंपनी को डिजॉल्व किया जा सकता है, कंपनी को बंद किया जा सकता है, कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है, ठीक है? दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। कंपनी एक, जितने भी कंपनी होती है वो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी होता है इसके पास, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। जैसे कि आपको पता होगा पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अगर कोई पार्टनर
अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में जा रहा है तो जितने भी उसमें पार्टनर होते हैं ना, उनको अपना घर द्वार बेचना पड़ जाता है, ठीक है, अपना जमीन का अपना कपड़ा तक भी बेचना पड़ जाएगा पार्टनरशिप में, क्योंकि यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन वही जब बात करते हैं हम कंपनी की, तो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। यहाँ पर आपका लायबिलिटी उतना ही होगा जितना कि आपका कॉल्स है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको 100 रुपए एक शेयर पे देना है, ठीक है, मान लीजिए आपको कंपनी को 100 रुपए देना है एक शेयर पे, और अभी तक आपने 80 रुपए दे दिया है, ठीक है, 80 रुपए दे दिया है, 20 रुपए बाकी है, आपका कॉल मनी बाकी है, ठीक है, तो 20 रुपए तक ही आपका लायबिलिटी रह जाता है, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर, ठीक है। यहाँ पर आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। The liability of the member of the company is limited. That is the liability of the member for the debt of the company is limited to the amount unpaid on his or her share. मतलब जो उसके शेयर पे अमाउंट अनपेड है उतना तक ही लाइबिलिटी है, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर के पास नहीं बनती है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द शेयर्स और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ द एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। तो जिस रूल और मैनर से यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में, उसी तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है यहाँ पर शेयर को, ठीक है, यानी कंपनी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, ये चीज आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। कंपनी के नाम पे केस हो सकता है, कंपनी भी दूसरे के नाम पे केस कर सकती है, कंपनी के नाम पे केस हो सकता है, कंपनी भी दूसरे के नाम पे केस कर सकती है। अगर मान लीजिए रिलायंस वालों ने चाहा, रिलायंस कंपनी ने अगर चाहती है कि हम टाटा पे केस करेंगे तो टाटा पे केस कर सकती है, टाटा वाले चाहते हैं कि हम रिलायंस पे केस करेंगे तो कर सकता है, हाँ, बट उसका जो वैलिड रीजन होना चाहिए केस करने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, आइए देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ रहा है कुछ स्टाइल में। तो बात करते हैं कंट्रेक्चुअल राइट, ये भी आपको बता चुके हैं बातों बात में, ठीक है। कंट्रेक्चुअल राइट, कंट्रैक्ट करने का राइट है कंपनी के पास। सेपरेट मैनेजमेंट, ये भी बता चुके हैं आपको कि सेपरेट मैनेजमेंट होता है, पर्सन अलग होता है, नेचुरल पर्सन अलग होता है, और यहाँ पर जो कंपनी होता है आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं आपस में, ठीक है, एक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ऑनर और उसका दुकान कुछ भी अलग नहीं होता है, जो ऑनर है वो उसका दुकान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपनी अलग है और यहाँ पर जो पर्सन है यानी जो मेंबर है वो अलग है। मेंबर आएंगे जाएंगे बट कंपनी चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेपरेट मैनेजमेंट हो गया। वन शेयर वन वोट, जब भी कंपनी में शेयर इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर को, जब भी कंपनी में शेयर इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर को, तो यहाँ पर वन शेयर वन वोट मिलता है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, अगर स्वीट इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, स्वीट इक्विटी शेयर अगर इशू हो रहा है तो वहां पर कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जनरली आप समझ के चलिए वन शेयर वन वोट, वन शेयर वन वोट, ठीक है, यानी जिसके पास एक शेयर है उसको एक वोट है, जिसके पास 100 शेयर है उसके पास 100 वोट है। कॉमन सेल, कॉमन सेल क्या होता है, वन इनकॉर्पोरेशन a company may have a common seal since the company has no physical existence therefore it has act through its agent only। मान लीजिए कंपनी है, कोई कंट्रैक्ट साइन करना है, कोई कंट्रैक्ट साइन करना है, तो कंपनी कैसे साइन करेगी कंट्रैक्ट, उसके लिए कॉमन सेल होना चाहिए ना, क्योंकि उसके पास तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, देयरफॉर इट हैड टू एक्ट एज थ्रू इट्स एजेंट ओनली। तो अपना एजेंट के थ्रू काम करती है। एजेंट कौन हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं इनका। तो क्या करते हैं वो लोग यहाँ पर एक ठप्पा लगा के अपना कंट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जो कि कंपनी के बिहाफ पे होता है। तो मान लिया जाता है कि हाँ कंपनी ने ही कंट्रैक्ट साइन किया है। तो कॉमन सेल का कुछ यही कंसेप्ट होता है, ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में, लेकिन हाँ काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में हम बात नहीं करते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पर वीडियो खत्म हो रहा है, तो काइंड्स ऑफ कंपनी की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, अगले पार्ट के लिए आप इंतजार जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा, इसी स्लाइड में, इसी पावर पॉइंट में, इसी पीपीटी में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।